स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और आज आपकी मुलाकात होगी बड़ौदा बीएनपी पारिबा के बैलेंस एडवांटेज फंड से और इसके फंड मैनेजर और इस कंपनी के सीईओ सुरेश सोनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये एक ऐसा फंड है जो फिक्स इनकम और इक्विटीज में करता है और इसका जो रिटर्न अगर आप पिछले 3 साल का देखेंगे तो 14% के CAGR से था, जो किसी भी इंडेक्स से बेटर था। तो म्यूचुअल फंड की खूबियां ये होती हैं और जो बैलेंस फंड होते हैं उसमें ये बैलेंस रखा जाता है कि बेहतर रिटर्न आपको मिल सके सिचुएशन के हिसाब से। तो आज इसी बारे में बातचीत करेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे सुरेश जी से। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुरेश जी के पास 25 सालों का अनुभव है और बहुत अलग अलग जगहों का, अलग अलग इक्विटीज को समझने का, फंड को समझने का बड़ा अनुभव है। तो हम लोग इस अनुभव का फायदा उठाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस फंड की क्या खूबियां और इसमें पैसे क्यों लगाने चाहिए और किस तरह के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा ये हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं फंड के अंदर डीप डाइव करूं, उसको समझूं, उससे पहले थोड़ा बिग पिक्चर देख लेते हैं कि मार्केट सिनेरियो क्या है और उस पर सुरेश जी का नज़रिया क्या है। सुरेश जी, आप लोगों की बदौलत पिछले 1 साल से मार्केट जो है ना बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और बहुत चैलेंज कर रहा है तमाम बड़े FIIs को। तो अगर इस पिक्चर को हम कॉन्टेक्स्ट में डालें कि दुनिया भर में बड़ी हलचल मची हुई है, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती रहती हैं, अब उसका असर की वजह से हमारे यहाँ भी बहुत बढ़ रही है, कोई चिंता, कोई दिक्कत? देखिए, पहली चीज तो नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। और जो मार्केट को संभाल के रखा है वो हमने नहीं, हमारे पीछे आपके सारे जो व्यूअर्स हैं, आपके सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनकी ताकत ने मार्केट को संभाल कर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें शुभकामनाएं और कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर की ताकत है कि वर्ल्ड में इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भारत का बाजार मजबूती से खड़ा है। देखिए, अगर मैं आपको देखूं कि इस साल की बिगिनिंग के अंदर में जनवरी में अगर आपको किसी ने बोला होता है 1 जनवरी को भाई कि इस साल फेडरल रिजर्व जो है वो 300 बेसिस पॉइंट के आसपास ब्याज की दरें बढ़ाएगा, रशिया यूक्रेन की वॉर होगी, हमको 40 साल का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी में देखने को मिलेगा और उसके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर्स $30 बिलियन रुपया निकालकर इंडिया से ले जाएंगे। अगर ये चारों चीजें किसी ने आपको बताई होती, उसके अलावा ये बताया होता कि ऑयल प्राइसेस $100 को पार कर जाएगी, तो उस सिचुएशन के अंदर में मेरे ख्याल में शायद ही कोई होता जो सोचता कि इस सिचुएशन के अंदर बाजार मजबूती से खड़ा रह सकेगा। ज्यादा करके लोग इस टाइप की सिचुएशन के अंदर एक्सपेक्ट करते कि मार्केट काफी शार्पली गिर जाता। लेकिन भारत के बाजारों में 2 फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमी में और बाजार में भी। बाजार में एक बड़ा चेंज जो हुआ है कि पहले हम लोग काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर मैं आपको बताऊं तो 2008 के अंदर में हमारे यहां से $15 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली हुई थी और उसके चलते बाजार हमारा 50% से ज्यादा गिर गया था। इस साल जो है अक्टूबर से लेकर जून तक अगर मैं देखूं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की अराउंड $35 to $40 बिलियन की बिकवाली हुई है, करीब करीब 2 या 2.5 टाइम ज्यादा उससे। एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप ये सिमिलर है, मतलब पहले 0.9% ऑफ इंडिया मार्केट कैप उन्होंने बेचा था, इस बार 1% मार्केट कैप बेचा है उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद बाजार ने बहुत अच्छी मजबूती और रेजिलियंस दिखाई है क्योंकि हमारे फ्लो जो आते थे उसका नेचर बदल गया है। FI ने बहुत तगड़ी बिकवाली की और अब पिछले आप ये कह सकते हैं कि दिसंबर महीने से या रादर नवंबर में काफ़ी खरीदारी की है उन्होंने, ठीक ठाक किया, उसके बाद अब नवंबर दिसंबर में भी कर रहे हैं। क्या ये मैं मानूं कि उनकी बिकवाली जो पहले एक मतलब सिलसिलेवार चल रही थी वो खत्म हो गई है और अब उनका रुख बदला है, या फिर ये एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, थोड़े समय के लिए वो लौट आए हों, अभी उनका परमानेंट मूड नहीं बना कि अब इधर ही रहेंगे वो? देखिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसे कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं देखूं फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकवाली का एक रीजन ये था कि हमारे वैश्विक बाजारों के अंदर में कुछ अनसर्टेनिटी का माहौल था और अनसर्टेनिटी के माहौल में नॉर्मली लोग इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा पैसा निकालते हैं और डेवलप मार्केट की तरफ जाते हैं। दूसरा एक और फैक्टर होता है कि जब आपकी ब्याज की दरें इतनी तेजी से बढ़ती है तो कुछ पैसा जो ओवरऑल इक्विटी से निकलकर भी डेट में जाता है। वर्ल्ड के अंदर में अगर आप देखिएगा कि शॉर्ट टर्म 2 साल की US ट्रेजरी बॉन्ड की अगर 4% के ऊपर चली जाती है तो कहीं ना कहीं पे उसका भी इंपैक्ट आता है। तो ये 2-3 फैक्टर पिछले कुछ सालों में रहे हैं, पिछले साल भर में ज्यादा रहे। उसके कंपैरिजन में अभी गोइंग फॉरवर्ड मैक्रो सिचुएशन जो है वो काफी बेटर है।
2022 हैज सीन वन ऑफ द वर्स्ट मैक्रो स्टार्टिंग पॉइंट्स, जहां पे कि जो 4-5 फैक्टर मैंने आपको पहले बताए थे, जैसे इन्फ्लेशन है या फॉरेनर्स की विड्रॉल है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना है, इंटरेस्ट रेट हाइक है, वो काफी बड़े नेगेटिव थे। अगले साल में इतना नेगेटिव नहीं होने वाला है। ब्याज की दरें जो है या इन्फ्लेशन है, ब्याज की दरें तो नहीं कहूंगा अभी, इन्फ्लेशन जो है वैश्विक बाजारों में वो पीक हो चुका है। तो यहां से ब्याज की दर थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ज्यादा करके जो ब्याज की दरों की इंक्रीज है वो हो चुकी है। और इसी तरीके से जो कमोडिटी प्राइसेस एक बार फ्लेयर अप हुई थी कोविड के बाद, जब इकोनॉमीज रीओपन हुई तो कमोडिटी प्राइसेस एकदम से ऊपर चली गई थी, तो अब वो भी मॉडरेट हो चुकी है। सो उस हिसाब से जो निगेटिव मैक्रो फैक्टर्स थे वो नहीं है। तो हमें लगता है कि फॉरेनर्स का जो वर्स्ट सेलिंग है वो खत्म हो चुका है, और हमें लॉजिकली ये लगता है कि उनकी इनफ्लो आना चालू होना चाहिए, जो कि हम पिछले 2-3 महीने में देख चुके हैं, और ये सस्टेन करना चाहिए। सुरेश जी, एक सवाल, जो हमारे जो SIP वाले दोस्त लोग हैं, फंड में पैसे लगाते हैं, पिछले कोरोना आया उसके बाद एक मार्केट एकदम से डिप हुआ और फिर वहां से उसने वन वे रैली दिखाई, और वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था लोगों का, और उनको लगा कि ये एक अच्छा मौका, तो बहुत पैसे बने। उस समय से जो फ्लो बना वो कंटिन्यूअसली चलता रहा। बाकी कोई एवेन्यू ऐसा था नहीं जहां पे उनको अच्छे रिटर्न मिल रहे हों। ब्याज दरें बहुत नीचे चली गई थी, स्मॉल सेविंग्स में बहुत नीचे थी, बैंक की FDs तो किसी काम की नहीं थी, तो पैसा फंड की तरफ यानी मार्केट की तरफ आया। तो जो जिसकी समझ थी या तो डायरेक्ट गया या म्यूचुअल फंड के थ्रू गया। लेकिन अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और क्या ऐसा आपको अंदेशा है या कि लोग फिर से उधर लौट सकते हैं क्या, या उनको इधर अब मजा आ गया, इधर ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलता, ज्यादा अच्छा है तो इधर ही रहेंगे, ये डर है क्या? देखिए, बाजार में जैसे मजा आता है वैसे नेगेटिविटी भी आती है और वॉलेटिलिटी भी आती है। बाजार कभी वन वे चलता नहीं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इक्विटी बाजार जो है करीब करीब ब्याज की दर से आपको डबल रिटर्न देता है। जैसे ब्याज की दर का आप देखेंगे पिछले 20 सालों का तो 7-7.5% का रिटर्न रहा होगा, और इक्विटी बाजार का जो है 15% के आसपास या 15 से ऊपर ही रिटर्न रहा होगा पिछले 20 सालों का। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इक्विटी में अच्छा रिटर्न आता है, लेकिन ये जरूर है कि ब्याज की दर एकदम स्टेडी रिटर्न देती है आपको, और इक्विटी की वॉलेटिलिटी आती है। ना अगर मैं आपको 2 साल के पहले से अभी कंपेयर करूं तो डेफिनेटली ये बात सही है कि ब्याज की दरें थोड़ी बेटर हुई है, और कुछ लोग जो बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली कुछ अलोकेशन वो फिक्स इनकम में कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स जिनके पास भी थोड़ा टाइम होराइजन लंबा है और थोड़ी वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, उनको इक्विटी देखना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा ना कि मार्केट में 2 बड़े फंडामेंटल चेंज आए थे, तो 2 इन्वेस्टर की साइकी में भी चेंज आए हैं, और उनको अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो है उनको लगता है कि लगता भी और सही भी है ये कि इक्विटी में बेस्ट रिटर्न मिलता है आपको किसी भी एसेट क्लास के कंपैरिजन में। तो ऐसे में वो म्यूचुअल फंड के थ्रू, डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू आए हैं। तो ये हम लोगों के, युवाओं के, रिटेल के बीच के एक बदलाव है जो हम लोग रोज देखते हैं। तो ऐसे मौके पर जो ये फंड है आपका बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं, बड़ौदा BNP पारिबा का, ये क्या है? मतलब ये बैलेंस एडवांटेज का क्या मतलब है, समझाइए हमारे दर्शकों को। जरूर से बैलेंस का मतलब, सबसे पहला तो बैलेंस वाले वर्ड पे ध्यान देते हैं कि बैलेंस का मतलब है इक्विटी और फिक्स इनकम 2 एसेट क्लासेस में ये फंड डालता है। ये फंड जो है कैटेगरी जो होती है हमारी हाइब्रिड कैटेगरी, जो कि इक्विटी और फिक्स इनकम दोनों में पैसा डाल सकती है, वो टाइप का फंड है। और ये इन दोनों के अंदर में पैसा अलोकेट करता है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट की। कभी इक्विटी मार्केट अच्छा दिख रहा है या वैल्यूएशंस गिर गए हैं तो इक्विटी का वेट बढ़ जाता है, और अगर वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं तो डेट की तरफ जाता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप इक्विटी मार्केट के अंदर देखें तो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि 2 चीजों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहला तो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है। तो बहुत लोग जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के टाइम पर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या अपना एसेट एलोकेशन जो जब लेने का टाइम होता है तब ले नहीं पाते। तो ये फंड है वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है। और ये किस तरीके से करता है कि एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है इक्विटी मार्केट का, बाय लो सेल हाई, कि जब मार्केट गिरा हुआ हो, जब स्टॉक प्राइसेस एकदम आपको
लो वैल्यूएशन पे मिले, जैसे कि कोविड के बाद हो गया था, तब आपको एक्चुअली खरीदना चाहिए। रियली होता लाइफ में यह है कि उस वक्त हम लोग डरे होते हैं, उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि मार्केट और गिर जाएगा, तो हम ले नहीं पाते। इसी तरीके से मार्केट जब बढ़ा हुआ होता है तो ऐसा लगता है कि मार्केट और बढ़ते जाएगा, तो इन्वेस्टर सेल भी नहीं कर पाते इक्विटी को। तो ये बड़ी साइकोलॉजिकल एक इशू हमको नॉर्मली इक्विटी मार्केट के अंदर में लोगों के बिहेवियर में देखने को मिलता है। ये फंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहां पर हम इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देते हैं जबकि मार्केट खराब होता है। तो जैसे आप देखिएगा कि कोविड जब हुआ था, मार्केट काफी गिरा था और वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए थे, तब हमने इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाकर इस फंड में अराउंड 85-87% तक कर दिया था। और उसके बाद में जब थोड़ी सी मार्केट के अंदर एक्सुबरेंस आ गई थी लास्ट ईयर 2021 में, तो हमने इक्विटी का एक्सपोजर कम करके 35% के आसपास ले आए थे। तो ये हम ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करते हैं, इन्वेस्टर को करने की जरूरत नहीं है, वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम लोग एक्टिवली वो पैसा मैनेज करते हैं। ये अभी एक्सुबरेंस है कि नहीं? अभी एक्सुबरेंस है मार्केट में कि नहीं? अब मैं नहीं कहूंगा कि एक्सुबरेंस है। देखिए, आपको बड़ा सिंपल तरीका है देखने का कि आपको हमेशा नई हेडलाइन दिखेगी कि मार्केट मेक्स ए न्यू हाई, और कभी कभी हम न्यू हाई का मतलब ये समझ लेते हैं कि एक्सुबरेंस है बाजार। देखिए, न्यू हाई ऐसा है कि ये तो इक्विटी मार्केट की नेचर है। अगर ये 1979 का जो हमारा बीएसई का सेंसेक्स 100 होता था, जो अभी 62,000 के आसपास है, तो ये अगर बढ़ा है तो हर बार न्यू हाई बनाकर ही बढ़ा है, नहीं तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अगर कंपनीज की अर्निंग बढ़ती है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है, तो मार्केट न्यू हाई बनाएगा। ये बहुत कॉमन ट्रुथ है। एक्सुबरेंस को मेजर करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे कि आपका मार्केट रिसेंटली बहुत ज्यादा रनअप कर गया है क्या, तो अगर मैं देखूं उस पे, तो पिछले 1 साल के अंदर मार्केट जो है करीब करीब निफ्टी या पीएसई सेंसेक्स देखें तो 7-8% बढ़ा है। तो ऐसा कोई एक्सुबरेंस नहीं है। दूसरा, मार्केट का वैल्यूएशन कहां है? Is it very high? Has it gone to like 2 times the normal PE? वैसा एक्सुबरेंस नहीं दिखता है। हमारा मार्केट जो है, नॉर्मल जो मार्केट का लेवल होता है उससे करीब 5-10% के बैंड में मार्केट घूम रहा है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट में एक्सुबरेंस है या बहुत ऊपर चला गया है। इस फंड के जो पोर्टफोलियो को हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें बैंक्स और फाइनेंशियल्स में काफी इन्वेस्टमेंट है आपका, करीब 14% के आसपास का, और फार्मास्यूटिकल में लगभग 5% का। तो ये एक बहुत ही आउट परफॉर्मर है और एक अंडर परफॉर्मर है। बैलेंस कर दिया क्या आपने? ये जो है ना, ये एलोकेशन ये फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बैंकिंग का बता देता हूं। देखिए, बैंकिंग में क्या है कि पिछले कुछ सालों में एनपीए साइकिल था, जिसकी वजह से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रही थी। अब वो बैंक क्लीन हो चुके हैं, तो उसकी वजह से एक तो स्टार्टिंग बैलेंस शीट अच्छी है। दूसरी ये हुई है कि बैंकों का चढ़ती हुई ब्याज की दरों में बैंकों का पैसा ज्यादा बनता है। क्योंकि देखिए, आप लोन लेने जाएंगे आज की तारीख में, तो आपका होम लोन नया वाला आपको 8.25-8.5 पे मिलेगा। तो आपकी रेटें ऑलरेडी बढ़ चुकी है वहां पर, लेकिन आपका जो पुराना डिपॉजिट है उस पर बैंक ज्यादा पैसा नहीं देगा। वो जब मैच्योर होगा तभी उसकी रेट बढ़ेगी। तो इसके लिए बैंक्स का जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हम बोलते हैं, वो एक्सपैंड हो जाता है बढ़ते हुई ब्याज की दर की सिचुएशन में। और उसके अलावा अभी सिचुएशन ये है कि जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ जो है बैंकों की, वो करीब करीब 18% पर है, जो कि पिछले 8 से 10 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। तो बिजनेस अच्छा है, बैलेंस शीट क्लीन है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर एक बड़ा हमारा ओवरवेट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर में क्या हुआ है कि पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर में सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए हैं, और कुछ इश्यूज जो थे कंपनी स्पेसिफिक जेनेरिक ड्रग्स को लेकर, अगर हम लोग ये मान के चले, हम लोग की चर्चा में भी आया कि इंटरेस्ट रेट अब बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, हो सकता है कि एक बार और 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दें तो मार्च के आसपास पीक कर जाएगा, तब फिर जो निम का फायदा हम लोग ले रहे हैं वो नहीं मिलेगा। नहीं, निम का फायदा तो आपको जो अभी जो एक्सपैंड हुआ है, हाँ, उतना ज्यादा एक्सपांशन नहीं रहेगा, लेकिन जो आपकी इंटरेस्ट रेट रीप्राइस हो चुकी है वो तो कम नहीं होगी। तो अगर आपका होम लोन 8.25 पर चल रहा है तो हो सकता है 8.5 पे हो जाए, पर ये नहीं होगा कि वापस से 6.75 या 6.5 हो जाएगा। तो बैंक्स का बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, और जो मार्जिन एक्सपांशन हो चुका है वो हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेट हो जाए,
लेकिन मार्जिन अच्छे रहेंगे क्योंकि डिमांड अच्छी है। अच्छा, फार्मा में आपने जो निवेश किया है वो एक्चुअली तो फार्मा बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें हाँ कुछ जी। जेनरिक वाले हैं, कुछ ब्रांडेड हैं, कुछ प्लेटफॉर्म सर्विसेज देते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी बहुत तगड़े करेक्शन देख चुकी हैं। तो किस तरीके के आप इसमें चुनते हैं स्टॉक, और इस पर आपका आउटलुक क्या है? ये यूएस एफडीए वाले भी आजकल बहुत चक्कर लगा रहे हैं इंडिया के। नहीं, ये रिस्क हमेशा रहती है फार्मा के अंदर में, बट आपको उसको एक फैक्टर इन करना पड़ता है कि हैज द मार्केट फैक्टर्ड इट इन और हैज इट ओवर रिएक्टेड। बहुत बार क्या होता है कि एक नेगेटिव हेडलाइन पे रिएक्शन बहुत ज्यादा आ जाती है, और अगर कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली ठीक है तो आप उसमें उस लेवल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई स्टॉक ने बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट कर दिया है। तो सेक्टर के अंदर में कुछ नेगेटिव रिएक्शंस हुई हैं, और उसके अलावा क्या हुआ है कि बीच में कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिलेटेड इश्यूज थे, वो सॉर्ट आउट हुए हैं, और वैल्यूएशन अच्छा है। तो इसलिए हम लोग ओवरऑल फार्मा सेक्टर पर पॉजिटिव है, और हमने दोनों एरिया में इन्वेस्टमेंट किया है, जेनेरिक्स में भी किया है और डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में भी किया है। कच्चे तेल पर सर आपका क्या व्यू है? क्या लगता है आपको कि ये 60, 65, 70 की रेंज में रहेगा या ये 100 को टच कर सकता है? ये इक्विटी एक्सपोजर की बात कर रहे हैं आप? मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, क्रूड ऑयल हम लोग एक्टिवली इसे ट्रैक नहीं करते हैं, हम लोग कमोडिटी एक्सपर्ट्स नहीं हैं। हमारा ये मानना है कि क्रूड के केस में भी वी आर पास्ट द पीक प्राइसेस ऑफ क्रूड, बिकॉज जब फियर मैक्सिमम था साल के शुरुआत में जब वॉर छिड़ी थी, तो उसके बाद से अभी तक नॉर्मलाइजेशन हो चुका है काफी हद तक, और जो क्रूड की प्राइसेस है मेरे ख्याल से पीक हम लोग पहले से देख चुके हैं। वी विल नॉट गो बैक टू 100, 110, बट ये $10-15 ऊपर बढ़ेगा या नीचे बढ़ेगा, ये हमें कहना मुश्किल है। ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आपने लिए हैं, ये नेचर ऑफ कंपनीज क्या है? इसमें क्या आउटलुक देख के आपने लिया? ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल सा सेक्टर है एक। सॉरी, आप रिपीट करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट? पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले जो कंपनीज हैं। नहीं, इसमें मुश्किल जैसा कुछ नहीं है। दीज आर वेरी रेडी सेट कंपनीज, तो इसमें वेल स्टेब्लिश्ड कंपनीज के अंदर हमने इन्वेस्ट किया है, तो उसमें ऐसा कुछ आउटलुक वाइज हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। सो दीज आर बेसिकली कंपनीज which have a margin based on their overall refining margin. तो रिफाइनिंग मार्जिन काफी ठीक ठाक है, तो ये तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। ओके, अच्छा, एक सेक्टर और है जो बहुत ही दिलचस्पी सबकी है, आईटी में। भारत के आईटी सेक्टर में पहले तो बहुत अंडर परफॉर्म किया, फिर थोड़ा सा चलता है, फिर थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन वो स्टेबल है इस समय। और दुनिया में तो बहुत ही बुरी हालत है, नैस्डैक वाले तो सब बहुत 30, 40% और ज़्यादा 50-60% तक करेक्टेड है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अभी जब HCL टेक ने अपनी एक गाइडेंस को बोला कि हम लोअर साइड में जाएंगे, फिर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की भी एक ये चिंता है कि हो सकता है कि चूंकि इनका काम धंधा ज़्यादातर वहीं से आता है, यूएस से और अमेरिका, यूके से, यूरोप से, तो अगर वहाँ पे कोई डर हुआ रिसेशन का या वहाँ की कंपनीज के पास ही कम काम हुआ तो हमको भी नहीं मिलेगा। तो आईटी पे आपका आउटलुक क्या है? और अगर आप इस पे बुलिश हैं तो वो क्यों बुलिश हैं? क्योंकि कंपनियां खुद ही कह रही हैं कि थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। देखिए, आईटी एक ऐसा सेक्टर जहां पर कि हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एज अ कंट्री। दिस इज अ सेक्टर जहां पे कि हम लोग क्लियर लीडर्स हैं। हम लोगों ने एज अ बीपीओ करके शुरू किया था काम काफी साल पहले, लेकिन वहां से वी आर नाउ लीडिंग इन दी टेक्नोलॉजी एरिया एंड इंडिया इज इंडिस्पेंसिबल। तो पहली चीज तो ये है कि ये एक इंडस्ट्री है जहां पे कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रही है, हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और ये एक सेक्युलर सेक्टर है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की। इसमें यह हुआ था कि जरूर कि पोस्ट कोविड आईटी वैल्यूएशंस पिछले 1.5 साल के अंदर में काफी ऊपर चले गए थे, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में करेक्शन हुआ है। हमें लगता है कि जिस फील्ड में कंपनीज हैं हमारी, 2 इश्यूज आए थे हमें। एक तो कि एम्प्लॉय वेज काफी फास्ट बढ़ी, क्योंकि जब एकदम फास्ट एक्सेलरेटेड हायरिंग हुई तो वेज कॉस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा आया, लेकिन उसकी वी आर बिहाइंड दैट, और वो पीछे रह गया है। अभी वेज कॉस्ट जो है उतनी इंक्रीज नहीं हो रही है सेक्टर के अंदर में। और दूसरा ये था कि उस टाइम पे इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म काफी बढ़ गई थी, नेस्टेक भी काफी ऊपर के लेवल पे था, तो इसलिए आईटी सेक्टर भी थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया। दोनों चीज करेक्ट हो चुकी है काफी हद तक। सेक्टर के वैल्यूएशंस थोड़े रिजनेबल हो गए हैं, और जो एम्प्लॉय वेज कॉस्ट के प्रेशर थे वो भी कम हो चुके हैं।
फिर भी थोड़ा सा ओवरवैल्यूएशन है सेक्टर के अंदर, मैं ये मानूंगा इस वक्त। और कंपनीज की कमेंट्री जो है अभी भी पूरी मॉडरेट नहीं हुई है, और जो थोड़ा सा जो मार्केट के अंदर में स्लो डाउन है ग्लोबल को, वो पूरी तरह से फैक्टर नहीं कर रही है। पर ये सेक्टर ऐसा है जहां पर कि हम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, और अभी हम मार्जिनली अंडरवेट हैं, लेकिन हम उस अंडरवेट पोजीशन को कम कर रहे हैं, और शायद अगले कुछ महीनों में हम ओवरवेट की तरफ जाएं। ओके सुरेश जी, एक लास्ट क्वेश्चन, चूंकि हम लोग अब उस वर्ष पे खड़े हैं जहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे थर्ड क्वार्टर के, और हर बार लोग कोई न कोई थीम ट्रैक करते हैं, तो आपकी नज़र कहाँ रहेगी? कोई ऐसा सेक्टर आप देख रहे हैं जहाँ के नतीजों के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में उसको शामिल करना चाहें? देखिए, ओवरऑल जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे अभी तक इस साल, ओवरऑल मिक्स्ड बैग रहे हैं। आई थिंक बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और कुछ जो इंडस्ट्रीज है जहां पर की इनपुट कॉस्ट प्रेशर आए हैं, जहां पे कमोडिटी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है, वहां पर हमने थोड़े से वीक रिजल्ट देखे थे पिछले 2 क्वार्टर में। इस क्वार्टर में हमें लगता है कि ओवरऑल कंज्यूमर कंपनीज या कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज है, उनके रिजल्ट भी थोड़े इंप्रूव होने चाहिए, क्योंकि एक डिमांड एनवायरमेंट बड़ी अच्छी रही है। हम लोगों ने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट दिवाली देखी है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैरिज सीजन देखा है काफी टाइम के बाद में। तो हमें ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट अच्छी दिखी, और कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्टनिंग होने से ये जो कंज्यूमर और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स हैं, उनके रिजल्ट भी हमें लगता है थोड़े बेटर आएंगे। सो ओवरऑल अगले 3 साल के हिसाब से हमारा ये मानना है कि करीब 15% के आसपास हमें अर्निंग ग्रोथ दिखेगी निफ्टी में, विच इज अ रिजनेबली गुड नंबर टू हैव, एंड मार्केट्स आर रिजनेबली वेल प्लेस्ड। ओके, तो काफ़ी दिलचस्प बातचीत रही, और मुलाकात की हमने सुरेश सोनी जी से, जो बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं, और बहुत सारे विषयों पे, पोर्टफोलियो पे हमने चर्चा की। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इक्विटी बेस्ट है, यही सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा, और आप इस फंड के बारे में पढ़िए, सोचिए, और आप चाहें तो इसमें निवेश भी कर सकते हैं। सुरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और हमारे दर्शकों और आपके निवेशकों को अच्छे से ये समझाने के लिए कि म्यूचुअल फंड है तो सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।